Hello students, welcome back to my YouTube channel Cap of Education. Today we are going to explain our very first chapter, Indian Civilization and Culture. And today we will start from paragraph number 7. So let's get started. आज हम लोग जो हैं पैराग्राफ नंबर 7 से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। एक्सप्लेनेशन जितना भी था वो हम लोगों ने देख लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पैराग्राफ नंबर 7 से देखते हैं। ये आपका जो है पार्ट 2 है। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 पहले देख लें, तभी जाके उनको जो है पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 जो है वो वीडियो अपलोडेड है इसका, तो पहले उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 7 में क्या बात होती है। पैराग्राफ नंबर 7 में है, they further reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance, and that people would not be happy in them, that there would be gang of thieves and robbers, prostitution and vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small village. तो ये जो पूरा मैंने बताया इसको अब वैसे ही आराम आराम से इसका हिंदी समझते हैं। हिंदी में क्या कहा जा रहा है? हिंदी में कहा जा रहा है, उन्होंने आगे तर्क दिया कि बड़े शहर बोझिल और एक बेकार जाल की तरह थे और लोग उनमें खुश नहीं रहेंगे। मतलब इनका थे कहने का मतलब है, ये कह रहे हैं कि जो बड़े शहर होते हैं वो एक जाल के जैसा होता है। बोझिल एक कब्जा, जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत ही जेल के जैसा है ना, वैसा ही जाल बिछा हुआ होता है ना। और इनका कहना है कि लोग जो हैं वहाँ खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, कोई भी जो बड़े शहर में जो लोग हैं वो खुश नहीं रहेंगे। आगे कहते हैं कि शहरों में चोर, लुटेरे, वेश्यावृत्ति और बुरी प्रवृत्ति जन्म लेगी और गरीब आदमी जो है अमीर लोगों द्वारा लूटे जाएंगे, इसलिए वे छोटे गांव से संतुष्ट थे। देखो, ये पूरा पैराग्राफ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ 6 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उससे हमारा सिविलाइजेशन जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हम पुरानी सभ्यताओं को फॉलो कर रहे हैं, वो किस तरीके से बेस्ट है। हमारी सभ्यताओं में पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, और आधुनिक क्या है? आधुनिक सभ्यता में चमक धमक बहुत होता है। तो वैसे इस शहर भी एक आधुनिक सभ्यता का ही पार्ट हो जाता है। तो वही गांधी जी कहना ये चाह रहे हैं कि जो शहर है, हमारे पूर्वज मानते थे कि ये जो है ना जाल है एक तरह से बिछा हुआ, ऐसा जाल जिसके अंदर इंसान रह के सिर्फ घुट घुट के जिएगा, खुश नहीं रहेगा। ठीक है ना, वहाँ चोर हैं, लुटेरे हैं, अमीरों के द्वारा गरीबों को लूटा जाता है, ये सब उनका मानना है शहरों में। वहाँ अलग अलग तरीके का गंदा काम सब होता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताना चाह रहे हैं कि शहर से कई गुना बेहतर हमारा जो है गांव होता है, और गांव के लोग पुराने सभ्यता जो फॉलो करते हैं वो गांव वाले ही फॉलो करते हैं। और हमारे पूर्वज जो है गांव में ही संतुष्ट थे, उन्हें गांव में ही मज़ा आता था, और हम लोगों को भी गांव में ही मज़ा आता है और आना भी चाहिए। गांव से प्यारा और क्या होता है। चलिए पैराग्राफ नंबर 8 देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 8 है, दे सॉ दैट kings and their swords were inferior to the swords of ethics, and they therefore held the sovereigns of the earth to be inferior to the rishis and the fakirs. A nation with a constitution like this is fitter to teach other than to learn from others. This nation had courts, lawyers, and doctors, but they were all within bounds. Everybody knew that these professions were not particularly superior. इसमें वो क्या कहते हैं पैराग्राफ नंबर 8 में, उन्होंने देखा कि राजा लोग और उनकी तलवारें नैतिकता की तलवार से हीन थी, मतलब अलग थी,
और इसीलिए उन्होंने ऋषियों और फकीरों के अधीन रहकर इस धरती पर शासन किया। मतलब हमारा जो सभ्यता है, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो इस धरती पर शासन किया, एक समाज बनाया, उसमें शासन किसका था? तो ऋषियों का था, ऋषि मुनि का, फकीरों का था, है ना। ऐसा नहीं था कि आप एक राजा बन जाएं, किसी एक एरिया के किंग बन जाए और वहाँ फिर शासन चलाएं, अत्याचार करें। हमारा सभ्यता इसे जो है अलाउ नहीं करता है, इसे मानता नहीं है। फिर आगे कहते हैं, इस तरह के संविधान से, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह के संविधान से सज्ज राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय दूसरों को सिखाने के अधिक योग्य है। इस राष्ट्र में अदालतें, वकील और डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी नियंत्रित थे। हर कोई जानता था कि ये पेशे विशेष रूप से श्रेष्ठ नहीं थे। कहने का मतलब क्या है? इनके कहने का मतलब है कि जो ऋषि मुनि थे, फकीर लोग थे, उनके अधीन जो है हम लोग उनके बातों को फॉलो किया करते थे। वो हमारे सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वो हमें एक अच्छी राह दिखाया करते थे, वो हम पे हुकूमत नहीं दिखाया करते थे, और हम यही चीज़ फॉलो करते थे और यही हमें अच्छा लगता था। उनका कहना है कि हमारे यहाँ डॉक्टर भी थे, मतलब डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, सब है, ठीक है, लेकिन सब नियंत्रित था। सब जो है ना, एक कहने का मतलब बहुत ही रूल रेगुलेशन से चलता था। और शायद अब ये चीज़ ख़त्म हो गया है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन सब एक नियम से चलता था। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई भी अपने पेशे का जो है गलत फ़ायदा उठा ले। सब अपने पेशे का एक सही इस्तेमाल करता था लोगों पर, और सभ्यता को फॉलो करते हुए हर कोई जो है काम किया करता था। और किसी का भी जो पेशा था, जो भी, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील हो, उसका पेशा किसी भी सभ्यता से, अपने जो पुरानी सभ्यता है भारत की सभ्यता, उससे बढ़कर नहीं था। ठीक है, ये खूबसूरत हमारी सभ्यता थी। ये बताना चाह रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8। इसी का पाठ है आगे। मोरेवर these वकील्स एंड वैट्स डिड नॉट रोब people, they were considered people's depends, not their master. Justice was tolerably fair. The ordinary rule was to avoid courts. There were no touts to lure people into them. This evil too was noticeable only in and around capital. The common people lived independently and followed their agriculture occupation. They enjoyed true home rule. मतलब है, इसके अलावा यह वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं थे, है ना। मतलब ये जो है, ये लूटपाट नहीं करते थे, उन्हें लोगों का आश्रित माना जाता था। ये जो वकील वैद्य हैं, इन्हें लोगों का आश्रित, लोगों का इन पे आसरा हुआ करता था, ना कि उनका स्वामी नहीं माना जाता था। न्याय सहनीय रूप से साफ सुथरा था, है ना। न्याय जो है वो बहुत ही साफ सुथरे तरीके से न्याय सबको मिलता था। अदालतों से बचना सामान्य नियम था। मतलब कोशिश किया करते थे हमारी सभ्यताओं में, पुरानी सभ्यताओं में, कि हमको कोर्ट कचहरी का जो है सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि वो एक सही चीज़ नहीं है। उसके बाद है, लोगों को उनमें उलझाने के लिए दलाल या बिचौलिए नहीं होते थे। मतलब कोर्ट कचहरी में जो उलझाने के लिए आज के समय में क्या है, आज आप झगड़ा कीजिएगा तो बीच में एक दो आदमी आ जाएगा कि जाइए केस कर दीजिए, ठीक है ना, हम आपका केस लड़ेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। मतलब आज जो है बहुत कुछ नफरत है हमारे बीच, और बहुत कुछ जो है बदल चुका है, जो हमारी सभ्यता में पहले नहीं था। पहले था कि अगर कुछ ऐसा होता भी था, कन्फ्लिक्ट पैदा होता था, तो कोशिश किया जाता था कि वो समाज के अंदर ही निपटा लिया जाए। उसके बाद है यहाँ से यह बुराई केवल राजधानियों और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही थी। मतलब ज़्यादातर जो बुराई, झगड़ा होना, कोर्ट कचहरी में जाना, ये सब शहरों में ज़्यादा देखा जाता था, और उसके आसपास के क्षेत्र में आम लोग स्वतंत्र रूप से रहते थे। आम लोग जो है वो बहुत ही आज़ादी से रहते थे और अपने कृषि व्यवसाय का पालन करते थे, और कृषि से वे लोग बहुत खुश थे। वे सही मायने में स्वराज का आनंद ले रहे थे, और सही मायने में स्वराज का आनंद मतलब खुद का राज,
है ना। वो लोग समझते थे कि हाँ ये हमारा राज है, हम जैसे चाहें वैसे जिएं, और बहुत खूबसूरत तरीके से वो लोग इस सभ्यता में जिया करते थे। यही हमारी सभ्यता थी। चलिए देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज़ बीन सो described by its veterans in no parts of the world, and under no civilization have all men attained perfection. The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being. That of the Western civilization is to propagate immorality. The latter is godless, the former is based on a belief in God. So understanding and so believing, it behaves every lover of India to cling to the old Indian civilization, even as a child cling to the mother's breast. समझिएगा पैराग्राफ नंबर 9 को। भारतीय सभ्यता जैसा मेरे द्वारा वर्णित है, जैसा मैंने भारत के सभ्यता को बताया है, वैसा ही अपने अनुयायियों द्वारा भी वर्णित है, अनुयायियों द्वारा भी वैसा ही बताया गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता के सभी मनुष्य ने कभी पूर्णतः प्राप्त नहीं की है, पूर्णता प्राप्त नहीं की है। मतलब कि हर इंसान जो है वो एकदम परफेक्ट नहीं होता है, ये कहने का मतलब। भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति नैतिकता को बढ़ाने की है, हम लोग नैतिकता को बढ़ाने का काम करते हैं, और पश्चिमी सभ्यता की अनैतिकता का प्रचार करने की। और जो पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता है, वो अनैतिकता को प्रचार करता है। मतलब वे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं, क्या कहें उसको, तौर तरीका, ये सब बिल्कुल उनके अंदर नहीं होता है सही से। उसके बाद यहाँ से दूसरा ईश्वर विहीन है। मतलब दूसरा ईश्वर विहीन है, मतलब आधुनिक सभ्यता, वहाँ ईश्वर को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। उन्हें ईश्वर से मतलब नहीं, उनके लिए सारा कुछ जो है मौज मस्ती वो सब या सोचते हैं कि जो है दुनिया में है, इसीलिए वे लोग बहुत कुछ गलत करते हैं। और उसके बाद है और पहला ईश्वर में विश्वास पर। मतलब पहला कहने का मतलब एंसेंट सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। हम लोग ईश्वर पे बहुत विश्वास करते हैं, ठीक है। जितनी समझ उतना ही विश्वास, यह भारत के हर प्रेमी को भारतीय पुरानी सभ्यता से उसी तरह जुड़े रहने के लिए प्रेरित करता है जैसे कि एक बच्चा माँ के स्तन से चिपका रहता है। मतलब हमें जितनी जानकारी होती है हम उतना ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, और यह चीज़ हर भारत के हर प्रेमी को भारतीय पुरानी सभ्यता से उसी तरह जोड़े रखता है। मतलब कि हम अपने भारत का जो पुराना सभ्यता है उससे वैसे ही जुड़े रहते हैं जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के स्तन से जुड़ा हुआ होता है, छाती से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरीके से हम लोग जो हैं अपनी पुरानी सभ्यता से जुड़े होते हैं, ठीक है। हम अपने पुरानी सभ्यता से बहुत प्यार करते हैं। पैराग्राफ नंबर 10। I am no hater of the West. I am thankful to the West for many a thing I have learned from Western literature, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it, and that is that we must shun it at all costs. इसको समझते हैं। मुझे पश्चिमी से नफरत नहीं है, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो आधुनिक सभ्यता है उससे मैं नफरत नहीं करता हूँ। पश्चिमी साहित्य से मैंने जो बहुत कुछ सीखा है उसके लिए मैं पश्चिम का शुक्रगुजार हूँ। मतलब जो भी चीज़ मैंने पश्चिमी साहित्य से, लिटरेचर से सीखा है उसके लिए मैं पश्चिमी का शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मुझे यह चीज़ सिखाने के लिए मैं आधुनिक सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ कि
आधुनिक सभ्यता का वो शुक्रगुजार करते हैं इसीलिए कि अगर मैं चाहता हूं कि भारत का उदय, मतलब भारत विकास के राह पे जाए, शिखर तक हो, तो मुझे अपने देशवासियों से, अपने देश के लोगों से बेझिझक कहना होगा, मतलब बिना किसी संकोच के कहना होगा कि आधुनिक सभ्यता के सालों साल के अनुभव के बाद, आधुनिक सभ्यता को सालों साल जो गांधी जी ने देखा, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो कहते हैं, मैंने इससे एक सबक सीखा है। आधुनिक सभ्यता को देखते हुए उन्होंने एक सबक सीखा है, और वह यह है कि हमें इसे हर कीमत पर दूर रखना चाहिए। इसीलिए वो शुक्रगुजार कहते हैं आधुनिक सभ्यता का कि हमें जो है आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए और इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक बहुत ही स्नेयर टाइप का चीज़ है, मतलब एक जाल है जिसमें फंसना नहीं चाहिए इंसान को। हमारा प्यारा सा गांव, हमारा प्यारा सा सभ्यता खुद इतना खूबसूरत है, ठीक है, तो ज़्यादा मॉडर्न बनने की ज़रूरत क्या है। चलिए नेक्स्ट है 11 पैराग्राफ। व्हाट इज़ दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन? What is that modern civilization? It is the worship of the material. It is the worship of the brute in us. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing if it does not think at every step of the triumph of material civilization. मतलब ये क्या कहते हैं? मतलब कहते हैं वह आधुनिक सभ्यता है क्या? यह वस्तुओं की पूजा है। आधुनिक सभ्यता क्या है? तो वस्तुओं का पूजा करना। यह हमारे अंदर के जानवरों की पूजा है। हमारे अंदर जो जानवर छुपा है, हैवान छुपा हुआ है, ये उसी का पूजा है आधुनिक सभ्यता। यह पूरी तरह भौतिकवाद है, यह पूरी तरीके से भौतिकवाद है, मशीनों को पूजने वाला सभ्यता है। और आधुनिक सभ्यता कुछ है ही नहीं, मतलब आधुनिक सभ्यता कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर यह हर कदम पर भौतिक सभ्यता के विजय की नहीं सोचता। मतलब कि अगर ये भौतिक सभ्यता का विजय, मशीनों का विकास, डेवलपमेंट के बारे में, लालच के बारे में नहीं सोचे, तो फिर आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं है। ये सिर्फ विकास 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 चाहता है, और सारी पुरानी सभ्यताओं को भूल चुका है आधुनिक सभ्यता। और ईश्वर से, धर्म से, इन सब चीज़ों से इनका क्या है कि नाता रिश्ता सब टूट चुका है। यही आधुनिक सभ्यता है। पैराग्राफ नंबर 12। इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी if not useless to weigh the merits of the two civilization. It is likely that the West has evolved a civilization suited to its climate and surroundings, and similarly we have a civilization suited to our condition, and both are good in their own respective spheres. मतलब है दो सभ्यताओं के गुणों को तौलना अगर बेकार नहीं तो शायद अनावश्यक ही है। मतलब दो सभ्यता, एक हमारी जो पुरानी सभ्यता उसके गुण को, और जो एक आधुनिक सभ्यता उसके गुण को तौलना बेकार नहीं तो अनावश्यक है, मतलब ज़रूरी भी नहीं है। यह संभावना है कि पश्चिम ने अपनी जलवायु और परिवेश के अनुकूल एक सभ्यता विकसित की है। हो सकता है कि वो अपने जलवायु के अनुकूल, मतलब वहाँ के हिसाब से उन्होंने एक सभ्यता विकसित की है, और इसी तरह हमारी सभ्यता हमारी परिस्थितियों के अनुकूल है, और हमने जो अपनी सभ्यता बनाई है वो हमारे परिस्थिति के हिसाब से हो, और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। और गांधी जी कहते हैं कि हो सकता है कि दोनों अपने जगह सही हों, अच्छे हों। पैराग्राफ नंबर 13। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of these wants. The modern or Western insensibleness arises really from
want of living, faith in a future state, and therefore also in divinity. The restraint of ancient or Eastern civilization arises from a belief often in spite of ourselves in a future state and the existence of a divine power. समझिएगा इसको। इंसान की चाहतों का असीमित विस्तार आधुनिक सभ्यता की एक खास विशेषता है। कहने का मतलब इंसान जो चाहता है, अब सोचो इंसान के चाहने से ही तो आधुनिक सभ्यता बना है। इंसान चाहा कि कुछ ऐसा निकल जाता कि हम तुरंत जो है यहाँ से वहाँ पहुँच जाते, तो कई प्रकार का गाड़ी बना। हम यहाँ रहते, वहाँ किसी से बात हो जाता तो फ़ोन बना। इसी तरीके से इंसान जो चाहता गया, चाहे अच्छा या बुरा, और वो बनता गया। यही आधुनिक सभ्यता का एक बहुत ही अहम विशेषता है। आधुनिक सभ्यता में यही होता है। वही प्राचीन सभ्यता की विशेषता है इन चाहतों पर अनिवार्य प्रतिबंध और इनका सख्त विनियमन। आधुनिक या पश्चिम असंतुष्टि भविष्य की स्थिति और दिव्यता में जीवित विश्वास की इच्छा से उत्पन्न होती है। प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का जो संयम है वह एक विश्वास से उत्पन्न होता है और अक्सर भविष्य की स्थिति में और एक दिव्य शक्ति के अस्तित्व के बावजूद। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक सभ्यता जो है वो है क्या, तो वो लोगों के चाहत का, जो वो चाहते हैं उसको पूरा करना है ना, वो पूरा हो जाए, इसी पर टिका हुआ है आधुनिक सभ्यता। और वही चीज़ वो कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया निर्माण करता रहता है। यही आधुनिक सभ्यता है। और हमारी जो सभ्यता है वो हमारी चाहतों को रोकना, ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ सही नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा लालच और ज़्यादा खुशी इंसान को पागल बना देता है। गांधी जी ये भी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हमारे चाहतों को रोकना, और जो है हमारे पास, खासकर हाथ और पैर से जो चीज़ हम कर सकते हैं, कोशिश करें कि ईश्वर द्वारा जो ये मशीन दिया गया है हाथ पैर, इसी का यूज करें, इसी का इस्तेमाल करें। इससे इंसान खुश भी रहता है और स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो यही सारा बात इसमें वो बताते हैं। आगे है 14 paragraph. Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist, but I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance we are in danger or by tearing away the permanent good for a momentary pleasure. कहने का मतलब क्या है? मतलब है आधुनिक आविष्कारों के नतीजे कुछ इतने तत्कालीन और शानदार होते हैं। मतलब कि कोई भी कुछ ऐसा चीज़ बना देता है आधुनिक सभ्यता के अंदर, जिससे लगता है कि कोई काम कितना जल्दी हो जाता है। होते हैं कि खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि इंसान खुद को रोक नहीं पाता है। अब सोचो पैदल जो लोग पहले जो है 10-10, 20-20, 200 किलोमीटर चलते थे, अचानक से बाइक उनको मिलेगा तो कहाँ से इंसान रोकेगा? ये तो हम तुरंत पहुँच जाएंगे। फिर धीरे धीरे ट्रेन मिला, फिर प्लेन मिला, तो लोग बोला कि 2 घंटा में पहुँच जाएंगे, तो कैसे नहीं इसका यूज करें। तो वही सब देख के, आधुनिक सभ्यता का चीज़ देख के इंसान क्या होता है, लालच में आ जाता है। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं है कि खुद पर अंकुश लगाने में ही आदमी की जीत निहित होती है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इंसान अपने आप पर लगाम लगाए और ज़्यादा कुछ देखकर उस पर लालच ना करे और अपने आप को रोके। इसी में इंसान की क्या है, कोई किसी भी इंसान की जीत जो है वो निश्चित है। हम लोग क्षणिक खुशी के लिए स्थायी अच्छाई को खो देने के खतरे में हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग एक उस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं जिधर हम थोड़ी सी खुशी के लिए अपनी जो स्थायी खुशी है, स्थायी अच्छाई है, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो या हैप्पीनेस हो, ये सब हम खो रहे हैं। और थोड़ी सी खुशी क्या, तो यही आधुनिक सभ्यता के मशीनों का यूज हम निर्माण करते चले जा रहे हैं और इसके आरामदायक ज़िंदगी में हम क्या है, घुलते चले जा रहे हैं, जो गांधी जी के हिसाब से, और हमें भी सही में सोचना चाहिए कि ये गलत है ना। चलिए पैराग्राफ नंबर 15 देखते हैं। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल
discoveries in things material. Similarly, Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of the spirit, of the soul. जिस तरह पश्चिम में उन्होंने उपभोग वस्तुओं में अद्भुत खोजें की है, जैसे पश्चिमी कहने का मतलब आधुनिक सभ्यता में जिस तरीके से उन्होंने उपभोग में बहुत ही अलग अलग वस्तुओं का, मशीनों का खोज किया है, उसी तरह हिंदुत्व ने भी धर्म का, आत्मा का, चेतना का, इन सब जैसे चीज़ों में बहुत ही अद्भुत खोजें की है। मतलब हम लोगों ने धर्म को अपनाया, हिंदू धर्म ने आत्मा के बारे में पता लगाया, चेतना के बारे में पता लगाया, ठीक है ना, धर्म के बारे में। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने खोजा है, ये हमारी सभ्यता ने खोजा है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम बहुत ही सुखमय ज़िंदगी जी सकते हैं, ठीक है, अगर हम मशीनों के पीछे नहीं भागें तो आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें पूरा इंडियन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा और बच गया है, क्योंकि इसको अगर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ, अगर आपको धीरे लगे तो बगल में एक 3 बटन रहता है, उस पर क्लिक करोगे, सेटिंग में देखोगे तो स्पीड लिमिट बढ़ाने का होता है, आप उससे स्पीड करके भी वीडियो को देख सकते हैं। बाकी धीरे ही देखेंगे तो ज़्यादा सही है, पूरा समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे वीडियो को देखने के बाद जो है लाइक कर देंगे और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। और फिर आपको पता ही है कि पूरा कोर्स आप लोगों को कराया जाएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उसके लिए आप अगर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो कोर्स के साथ साथ आप नोट्स का भी फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक का, उससे हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा तो आपको PDF नोट्स का भी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।